कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सर्वोदय। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हमारी 19th की भी न्यूज़ रही है और आज 22nd, तो आज हमारा 22nd अप्रैल तो है ही, है ना। तो हम इन दोनों की न्यूज़ेस को मिक्स करके आज पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद सिर्फ मेरा एक 18th की और न्यूज़ बचेगी क्योंकि 17 तक आई हैव कवर्ड। तो चलिए सबसे पहले तो हमारे पास न्यूज़ आती है कि आरबीआई ने उसने अपना रिजर्व रेपो रेट को 25 बेसिक पॉइंट्स, मतलब पहले 4% था तो अब 3.75% कर दिया है। तो सबसे पहले बात आती है बेसिस पॉइंट। तो जो पॉइंट के बाद की जो पॉइंट आता है ना, मतलब दशमलव के बाद का जो डिजिट्स आती है उसको ये बोलते हैं बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो जैसे 4% हुआ मतलब 4.00। अब इनने क्या कर दिया 3.75, यानी कि 25% बीपीएस की बेसिस पॉइंट्स की क्या कर दी, कटौती कर दी। अब उसके बाद चीज आती है रिवर्स रेपो रेट। तो सबसे पहले हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों का कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है कि वो रेट होता है जो कि मतलब उस इंटरेस्ट रेट पे जब आरबीआई अपना पैसा बैंकों को कुछ दिनों के लिए, ये शॉर्ट टाइम 0 से 7 दिन भी हो सकता है, 14 दिन भी हो सकता है ना, कुछ टाइम पीरियड नहीं कि 3-4 साल, इस टाइप सा कोई नहीं होता, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर ये देती है, बेसिकली इसको फोर्टनाइट बोला जाता है, एक हफ्ते, एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे तक काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आरबीआई, वो पैसा जो आरबीआई क्या करती है बैंकों को, नेशनलाइज्ड बैंक जो होते हैं उसके, उनको पैसा लेंड करती है, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन अभी हमारी कटौती किसमें की गई है, वो की गई है रिवर्स रेपो रेट पे। तो रिवर्स रेपो रेट हो गया इसी का उल्टा, कि वो इंटरेस्ट रेट जिसमें कि बैंक जो है अपना पैसा लेंड करते हैं आरबीआई के पास, मतलब बैंक अपने पैसा रखते हैं आरबीआई के पास और उस पर आरबीआई कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, उसमें कटौती कर दी गई है। पहले 4% देती थी, अब 3.75%। जैसा कि पूरी इंडियन क्या वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश डाउन में है, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह तो ये सब गिरेगा, है ना। तो फिर उसके बाद आरबीआई को तो हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर रखा है कि ये बैंकर्स ऑफ द बैंक या फिर सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक कहा जाता है, जो कि कंट्रोल करता है, इशू कर मतलब पैसों को कंट्रोल करता है, पैसों को इशू करता है, अथॉरिटी करता है, सप्लाई ऑफ द मनी चेन, इंडियन रुपी की मनी चेन को देखता है पूरा। ठीक है, उसके बाद ये बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है, जिसमें से ये रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट को कम करना भी एक स्ट्रेटेजी है इसकी। और ये बना कब था, ये एक अधिनियम के द्वारा पारित हुआ था 1934 में और ये बना था 1935 में, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हमारा आ रहा है इथेनॉल। इथेनॉल बेसिकली आपने कभी शुगर मिल देखी है या नॉर्मल आपको पता होगा कि शुगर कैसे बनती है। गन्ना जो होता है, जो गन्ने का जूस पीते हैं अपन, है ना, तो वही जो गन्ने को क्या होता है, जो मशीन होती है उसे मशीन में डाला जाता है और उसके बाद जो लिक्विफाइड होता है उससे फिर उसकी प्रोसेस होती है, तो वो गुड़ अपना जैगरी बनता है, फिर उसके बाद उसको और रिफाइन कर देते हैं तो वो शुगर, और मतलब फिर उसके बाद और उसको क्रिस्टलाइन शेप का दे देते हैं और साफ सुथरा बोलते हैं, तो फिर वो और अच्छी शुगर, नहीं तो बीच इंटरमीडिएट में वो ब्राउन शुगर भी बनती है जब उसको मतलब शुगर को पॉलिश नहीं किया जाता है ना। तो इस टाइप से ये तो बन गया शुगर की प्रोसेस। लेकिन जो गन्ना जो बचा होता है ना, उसको बोलते हैं मोलासिस, है ना। और उस मोलासिस से क्या होता है कि हम इथेनॉल या फिर उस टाइप के हम प्रोडक्ट्स, जो बाय प्रोडक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जैसा गन्ना का मैंने प्रोसेस बताया, यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है हमारी राइस की। तो मतलब इंडिया का कहना यह है कि राइस हमारा बहुत ज्यादा अभी सरप्लस में हुआ है। और राइस क्या होता है, जब हम राइस को निकालते हैं तो उसके बाद एक तरीके से वो जो बचा हुआ पार्ट है, या गन्ने का वो जो बचा हुआ पार्ट है, वो एक तरीके से वेस्टेज में जाता है। तो वो उसमें अगर हम मतलब जो बोल रहे हैं कि 14 to 15% अगर इंग्रेडिएंट उसमें छोड़ देते हैं तो हम क्या बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। और इथेनॉल एक बहुत ही अच्छा 95% उसमें प्योरिटी होती है और एक सैनिटाइजर का भी काम कर सकता है ना। तो ये अल्कोहल या पेट्रोल या ब्लेंडिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इथेनॉल काय से निकलता है, तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, राइस से भी निकलता है, किसी भी मतलब बोलना चाहिए कि बचे हुए पार्ट से, जैसे कि राइस हो गया या गन्ना हो गया, तो उसका जो मोलासिस जो बचता हुआ है, बचा हुआ पार्ट है, उसमें क्या होता है कि उसमें उससे उसकी ब्लेंडिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से पेट्रोल या हैंड सैनिटाइजर या एल्कोहलिक चीजें, इस टाइप की चीजें बनाई जा सकती है, उसको हम यूज में करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आईफेड। अब आईफेड एक क्या है, आईफेड बेसिकली होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास
के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोष है, मतलब कि एक इंटरनेशनल फंड है, किसके लिए, खेती बाड़ी के लिए, किसानों के लिए, है ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बेसिकली है ये। तो फुल फॉर्म इसका बोलता है आईफेड, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये एक तरीके से यूएन की अगर आपने बॉडी सुनी हो तो यूएन के कुछ बॉडीज होती है, मतलब अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि एक मंत्री परिषद है, उसकी भी कुछ कुछ क्या होती है, मिनिस्ट्रीज होती है, मंत्रालय होते हैं, होम मिनिस्टर कोई होता है, शिक्षा मंत्री कोई होता है, शिक्षा विभाग कुछ होता है ना, तो इस टाइप से चीजें रहती है। तो ऐसे ही जो है यूएन की एक सब बॉडी है यूनेस्को, उसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, यूनिसेक, है ना। यूनेस्को तो वो अलग से सोशल मतलब साइंस एंड डेवलपमेंट एजुकेशन वो अलग चला जाता है। तो ये यूनिसेक जो होता है ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसने एक इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बनाया है, जिसका भी कहना है कि हम क्या करेंगे कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी पुअर मतलब रूरल पुअर लोग हैं उनके लिए कुछ फंड मतलब जो पैसा देने की बात कर रहे हैं लोग, फंड क्रिएट करने की, उनको फैसिलिटीज मुहैया कराने के लिए। तो इसलिए ये आईफेड न्यूज में आया और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और ये बना था 15 दिसंबर 1977 में। नेक्स्ट आता है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक, सार्क हो गया, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, WHO हो गया, इस टाइप से संगठन तो पढ़ ही रखे हैं। तो अब उसी में एक एड ऑन हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अभी बेसिकली क्या हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री हैं सबके, चलिए आप हमें इंडिया का ही बता दीजिए कि अभी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया है कि 5th एनुअल जो इसकी मीटिंग थी वो ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की है। तो हम ब्रिक्स जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स जो आपने सुना होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका का एक इनिशिएटिव है। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उन्हीं के द्वारा एक बैंक बनाया गया है जो कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 2014 में जब ब्रिक्स की 6th समिट चल रही थी फ्रॉडजेला ब्राजील में। इसीलिए इसको फ्रॉडजेला डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। फ्रॉडजेला में घोषणा की गई थी तो इसलिए बोलते हैं फ्रॉडजेला डिक्लेरेशन। तो कई बार आपसे पूछ भी ले सकते हैं कि फ्रॉडजेला डिक्लेरेशन जो है वो किसके बेस्ड है, तो वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स से रिलेटेड है ना। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शेंघाई, चाइना में। और इसमें जैसे WHO की फंडिंग अभी यूएस ने बोला कि हम रोक देंगे, तो इसमें कोई फंडिंग का वो नहीं है। हर ईच पार्टिसिपेंट को क्या होता है 1 वोट 1 मेंबर के लिए। जैसे इसमें 5 लोग हैं तो इनके पास पांचों के पास 1/5 जो होगी, उनके पास वीटो पावर होगी, बोलने की क्षमता होगी, पैसे निकालने की पावर होगी, है ना। तो ये चीज है। तो इसलिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यूज में था क्योंकि इसकी 5th एनुअल मीटिंग क्या हुई है, सब अपने अपने देशों में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। और ये बना कब, 2014 में, फ्रॉडजेला डिक्लेरेशन के टाइम। नेक्स्ट आता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी हमने बात किया ना, रिजर्व रेपो रेट जो होता है या रेपो रेट जो है वो RBI डिसाइड करती है। तो वो डिसाइड कब करती है, वो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही। इसमें बेसिकली 6 मेंबर होते हैं जिसमें से 3 RBI के मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं। गवर्नमेंट मतलब उनको चुन के भेजती है। तो ये बेसिकली ये 2016 में बना था, जो कि RBI का जो एक्ट था ना 1934, उसमें भी एक सेक्शन आता है 445ZB, उसके थ्रू ये बना था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इससे पहले क्या होता था, RBI खुद डिसाइड कर लेता था, फिर उनसे गवर्नमेंट पूछ रही है तो वो फिर मतलब कोई उनके पास टाइम बाउंड मैनर में वो रिप्लाई भी नहीं करते थे, या जैसा भी उनकी मतलब प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती थी। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि एक 6 मेंबर कमेटी बनाई। तो इनका कहना है कि ये लोग जो है अभी तक मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 अभी चालू ही नहीं हुआ और 6 टाइम इन लोग बैठक कर चुके हैं, है ना। लेकिन 2000 तक अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो सिर्फ पूरे साल में 7 टाइम ही इन लोग मिले थे। तो मिनिमम इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का है भी कि एटलीस्ट 6 टाइम तो इनको बैठना है, 2-2 महीने के गैप पे तो बैठना ही है, साल भर में 6 बार, ठीक है। लेकिन अभी 6 बार बैठ लिए क्योंकि कोविड-19 का बहुत ज्यादा संक्रमण है, तो इसीलिए ये न्यूज में था। तो इनका मेन क्या क्या टारगेट होते हैं, तो ये रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, CRR कैश रिजर्व रेपो रेट, SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, है ना, रेशियो। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं ये क्या मॉनेटरी पॉलिसी मिल के जो है डिसाइड करती है। नेक्स्ट आता है हमारा मिल्क टी अलायंस। ये आपको लग रहा होगा कि कोई अभी जैसे कोविड-19 का तो कहीं पे एरिया में दूध नहीं मिल रहा होगा तो चाय बनाने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये क्या है कि जो मतलब एक तरीके से समर्थक लोग जो डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके द्वारा बहुत सारे लोगों के द्वारा एक इंटरनेट में, सोशल मीडिया में एक प्लेटफॉर्म, या वो नहीं अपन हैशटैग यूज करते हैं, तो इस टाइप से एक जागरूकता के लिए बनाया गया है। ये बेसिकली थाईलैंड, ताइवान और हांगकांग
हांगकांग के जब मोस्टली स्टूडेंट जो यंगर्स हैं उनके द्वारा बनाया गया है कि ये इन लोग क्या कह रहे हैं कि इन लोग अगेंस्ट हैं काहे के जो चाइना की जो सरकार है वो उसमें अथॉरिटेरियन रूल है, मतलब अपना डाटा भी बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं करते। अभी कोविड-19 में भी कितना उनका लॉस हुआ, कितना फाइनेंशियली लॉस हुआ, कितना ह्यूमन को लॉस हुआ, वो कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो इसके अगेंस्ट जो है जो लोग जो स्टूडेंट्स है यूथ है उन्होंने ये एक अलायंस बनाया है, कहाँ पे, सोशल मीडिया में। तो मे भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये एक तरीके से प्रोपागंडा है जो कि अथॉरिटेरियन रूल ऑफ चाइना को जो है वो फोकस करता है, बोलता है कि ये गलत है, इन लोग ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, इस टाइप से ये चलता रहता है। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा मतलब अगेंस्ट चाइना जो है मतलब इसमें पॉलिटिक्स या पॉलिसीज चलती रहती है। तो चलिए, तो हमारा तो बेसिकली इनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है कि अभी अब जैसा कि मैं डेली बता रही हूँ आपको कि रिसेंट में क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, सिर्फ क्या हो रहा है मेडिकल जो व्हीकल्स हैं या फिर पुलिस स्टाफ या जो मेरी बेसिकली जो कोविड-19 में सबसे फर्स्ट स्टेज पे आ रहे हैं लोग, उन्हीं लोगों को यूज हो रहा है व्हीकल। तो ये मतलब बोला जाए तो 1 जो है 1000 से भी कम जो है नॉर्मल जो व्हीकल्स चलते थे, गाड़ियां चलती थी ऑन रोड, उससे कम हो चुका है। तो इसकी वजह से ऑन डिमांड वर्ल्ड डिमांड जो है क्रूड ऑयल की वो कम हो चुकी है, ऑयल की प्राइसेस कम हो चुकी है। तो इसीलिए अपन ने मतलब अपन ने OIC ऑयल इंडिया कोऑपरेशन पढ़ा है ना, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पढ़े। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये टेक्सास जो है एक US में एक स्टेट है ना, तो वहां पे ये बनाया गया था। इसको टेक्सास लाइट स्वीट भी बोला जाता है, जो कि क्या करता है, एक बेंचमार्क क्रिएट करता है कैसे, ऑयल की प्राइसिंग का, कि मिनिमम हमको इसमें जितने भी संगठन में जितने भी स्टेट्स होंगे, राज्य होंगे या कंट्री होंगी, उन लोगों को क्या करना है कि इतना मिनिमम प्राइसिंग में तो क्रूड ऑयल को या ऑयल को बेचना ही है ना। तो इस टाइप से ये चीज चलती है। तो ये एक तरीके से मतलब उनके वहां पे जो है न्यूयॉर्क के जो एक्सचेंज ऑयल फ्यूचर्स जो शेयर मार्केट होता है उसमें भी इन लोगों की मतलब एक तरीके से रजिस्टर्ड अथॉरिटी है ये। तो इसलिए ये न्यूज में था कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है, तो ये क्रूड ऑयल का बेंचमार्क तैयार करता है और इसका अल्टरनेटिव नेम टेक्सास लाइट स्वीट करके भी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि वर्ल्ड वाइड हेल्थ। ये एक तरीके से ऐप है या प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, जो कि IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई है, टीम के द्वारा बनाई गई है। इसमें बेसिकली क्या है कि देखो सारे हॉस्पिटल्स या सारे डॉक्टर्स अभी कहाँ कोविड-19 के लिए लगा हुआ है पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, लेकिन मान लीजिए कि किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना, एटलीस्ट फोन पे भी टेलीफोनिक कंसल्टेशन हो जाए तो इंसान मेडिसिन तो ले आए, है ना। तो उस वजह से जो है उसके लिए क्या है, ये एक ऐप बनाई गई है, फोन बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें कि आप अपने लोकल आप रजिस्टर करेंगे अपना लोकल एरिया में, जो भी रजिस्टर्ड मतलब आपको लगेगा कि अपना फोन नंबर वगैरह सब कुछ देंगे, तो आप उनको प्रॉब्लम बताएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे वो, और फिर वो नियर बाय एरिया के कोई आपका जो वहाँ पे जो कई बार नहीं होते मेडिकेयर स्टाफ्स होते हैं, जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, जो अभी थोड़ा बहुत मतलब जिनके पास टाइम हो, फ्री हो, तो वो उन लोगों से आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर जूनियर डॉक्टर्स या मेडिकेयर प्रोफेशनल्स को भी लगेगा कि नहीं नहीं इशू थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो है क्या बोलते सीरियस है, तो वो क्या करेंगे, वो सीनियर डॉक्टर से भी कंसल्ट करके आप लोगों तक पूरा सॉल्यूशन पहुंचाएंगे। और आपको भी अगर कुछ मतलब जिसको भी दिक्कत है, अगर उनको भी हॉस्पिटल तक पहुंचाने तक की दिक्कत आ रही है या हॉस्पिटलिटी या फिर बेसिकली हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो उनके लिए भी पूरी सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी। तो इसलिए जो है ये वर्ल्ड वाइड हेल्प करके एप्लीकेशन बनाया गया है। नेक्स्ट आता है मैटर होम। ये एक तरीके से क्या है, जैसे हमारे यहाँ माउंट आबू है, कंचनजंगा है ना, तो इस टाइप से ये माउंटेन पीक्स हैं। तो ऐसे ही है एक माउंटेन जो है, ये कहाँ पहाड़ जो है वो कहाँ पे है, ये मतलब इटली और स्विट्जरलैंड के बीच के बॉर्डर में, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हमारा ये जो पूरा ये हिमालय ऐसा मतलब ऐसे फैला हुआ है, तो इसी टाइप से इटली और स्विट्जरलैंड का जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उनके बॉर्डर में क्या ये मैटर होम माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, जो कि पेनीज आल्प्स का ही सब ब्रांच, मतलब थोड़ा सा एरिया, मतलब पूरी जैसे अपन मान लीजिए माउंटेन पूरा अपना जो है हिमालय है, उसमें थोड़ा से को हम कंचनजंगा बोलते हैं, थोड़ा से को गंगोत्री बोलते हैं, यमुनोत्री बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं, है ना। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी माउंटेन रेंजेस होती हैं, माउंटेन पीक्स होती हैं। तो ऐसे ही मैटर होम किसका पार्ट है, यह है पेनी आल्प्स का, और जो कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड और इटली के इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। इसकी हाइट है 4478 अराउंड, और क्या बोलते हैं,
तो ये बेसिकली अभी क्या हुआ है कि क्यों इंडिया इतने अच्छे से कोविड-19 को जो है टैकल कर रहा है, इतनी पॉपुलेशन के साथ भी उसको टैकल कर रहा है, तो एज एन मतलब इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे से मतलब सॉलिडारिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एक तरीके से हमारा पूरा तिरंगा जो है इसमें लगाया गया है, मतलब इसमें पूरा दिखाया गया नाइट में। ये इतना प्यारा लग रहा था, इसका मैंने जीपीएस व्यू देखा था जब, है ना, तो आप लोग भी देखिएगा। तो ये मैटर होम ये न्यूज़ में था, तो आप लोग को पता होना चाहिए, हो सकता है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। तो चलिए आज की न्यूज़ दोस्तों यहीं तक थी, हम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।